हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और आपको पता है हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। आज हमें क्लास करेंगे रीजनिंग की, स्पेसिफिकली पजल बेस में क्लासेस रहेगी आपकी। आपको 10 मिनट में कैसे आप 5 पजल्स कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। किस तरह से पजल को अटेम्प्ट किया जाता है, क्या उनकी सही स्ट्रेटजी होती है पजल को टैकल करने की। साथ ही साथ हम अदर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत पास में है, तो आप सिर्फ एक ही टॉपिक्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको हर टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है और विद इन टाइम करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्लोप्स का। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो बनाओ इस क्वेश्चन को। इसे हमें क्या रखा है कि ओनली अ फ्यू मेज इज राइस। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी हुई है हमें और 4 ही कंक्लूजन दे रखे हैं हमको। ऐसे क्वेश्चन तब आते हैं यूजली जब थोड़ा सा पेपर मॉडरेट साइड होता है। अगर आप बहुत इजी होगा तो आपको 3 स्टेटमेंट मिलेंगे और हो सकता है 2 ही कंक्लूजन मिले। बट अगर आपको 3 कंक्लूजन 4 कंक्लूजन मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा पेपर मॉडरेट साइड है। और मैं सारे पेपर अपने इसी हिसाब से सेट करता हूँ कि मॉडरेट साइड में पेपर हो, ना ही बहुत टफ ना ही बहुत ईजी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहते हैं ओनली ओनली मेज इज राइस। ओके, ओनली मेज इज राइस। तो राइस यहाँ आ जाएगा अपने पास मेज। ठीक है, फिर हमें कहते हैं सम मेज इज कॉर्न। ओके, सम मेज इज कॉर्न आ जाएगा अपने पास। नो कॉर्न इज ओट। ओके, सो नो कॉर्न इज ओट्स, ये आ गया। फिर हमें क्या रखा है कि ऑल ओट्स आर व्हीट। अभी तक नो कॉर्न्स आर ओट्स एंड ऑल ओट्स आर व्हीट्स आर व्हीट। ठीक है, ऑल ओट्स आर व्हीट्स, इसी तरह से बनेगा इसका डायग्राम। अब चलो उससे कंक्लूजन में। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि सम मेज इज ओट्स। क्या सम मेज ओट्स हैं? देखो, मेज का तो ओट्स से तो हमको कोई रिलेशन ही नहीं पता है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो हम कैसे कह सकते हैं 100% एक्यूरेट चीजें कि सम मेट्स आर ओट्स? ये हम नहीं कह सकते। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन अपने पास रॉन्ग हो जाता है। सेकंड हमें कहता है कि ऑल व्हीट्स बीइंग कॉर्न इज पॉसिबल। ऑल व्हीट्स बीइंग कॉर्न इज पॉसिबल। देखो, हमें इस बात साफ साफ कही गई है कि कॉर्न जो है अपने पास वो ओट्स नहीं होंगे। तो अगर हम ऑल व्हीट्स को कॉर्न बनाते हैं तो जो हमारे पास ओट्स है वो भी तो व्हीट के अंदर है, यानी वो सारे ओट्स भी कौन हो जाएंगे? जो जो स्टेटमेंट हमारी इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी, थर्ड स्टेटमेंट को। ठीक है, इस वजह से सेकंड अपने पास नहीं हो सकता। थर्ड में हमें कहा गया सम राइस इज डेफिनेटली नॉट कॉर्न। तो जो सम राइस है डेफिनेटली नॉट कॉर्न, देखो, हमें कहा गया था सबसे पहले स्टेटमेंट में ओनली मेज आर राइस। ओनली मेज आर राइस का मतलब है कि राइस है वो ओनली मेज है। राइस का लिंक सिर्फ मेज से है, उसके अलावा किसी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। ना ही सम, ना ही फुल, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि सम राइस इज डेफिनेटली नॉट कॉर्न? देखो, सम राइस इज डेफिनेटली नॉट कॉर्न, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि राइस का तो किसी के साथ कोई भी और लिंक है ही नहीं मेज के अलावा। इसलिए सम राइस इज डेफिनेटली नॉट कॉर्न, ऑप्शन नंबर सी अपने पास राइट आंसर है। फोर्थ में हमें क्या रखे हैं? नो मेज इज ओट्स। नो मेज इज ओट्स। अब देखो, मेज ओट्स में नहीं है। मेज का एक पार्ट जो कोन वाला है वो ओट्स नहीं है, ये तो हमको पता है, डेफिनेटली पता है। लेकिन सारे मेज ओट्स नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। हो सकता है कुछ पार्ट उसका ओट्स हो भी जाए, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सी, या ओनली 3 इज अवर राइट आंसर। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखी है, 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है कि नो मंथ इज ईयर। ओके, सो नो मंथ इज ईयर। नो मंथ्स इज ईयर। ठीक है, सेकंड में कहता है कि ऑल वीक्स आर ईयर। ठीक है, ऑल वीक्स आर ईयर, वीक्स आ गया ईयर के अंदर। थर्ड में हमें कहते हैं सम वीक्स आर डेज। ओके, सम वीक्स आर डेज, ये भी बना दिया। एंड ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट। सो ओनली अ फ्यू डेज इज नाइट। ठीक है, ओनली अ फ्यू डेज इज नाइट, नाइट है, इसका मतलब सारे डेज नाइट नहीं है, ओनली अ फ्यू डेज इज नाइट। बन गया आपका रहेगा। फर्स्ट कंक्लूजन में हमें कहता है कि ऑल डेज कैन बी माउथ मंथ। सो ऑल डेज कैन बी मंथ। देखो, क्या सारे डेज मंथ हो सकते हैं? अगर सारे डेज को हम मंथ करने लगेंगे तो जो कुछ डेज अपने पास ईयर के अंदर हैं, जो हमको क्या है वो भी मंथ हो जाएंगे। लेकिन हमको ये बात साफ साफ कही गई है कि मंथ्स ईयर नहीं हो सकते, इसलिए सारे वोट्स हैं वो मंथ्स नहीं हो सकते। ओके, सो फर्स्ट अपना रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में क्या रहेगा? सम वीक बीइंग मंथ इज पॉसिबल। सो सम वीक बीइंग मंथ इज पॉसिबल, इसका इससे जब हमको ये बात कह दी गई कि मंथ हमारे ईयर नहीं है और जो वीक है वो ईयर का एक छोटा सा पार्ट है, सारे वीक ईयर के अंदर ही आते हैं और जो पूरा ईयर है अपने पास वो मंथ्स नहीं है, तो वीक कैसे मंथ हो जाएंगे? वीक भी तो ईयर के अंदर ही आ रहे हैं। इस वजह से सेकंड कंक्लूजन भी अपने पास रॉन्ग है।
थर्ड में हमें क्या रखा है, सम नाइट इज डेफिनेटली नॉट डे। सम नाइट इज डेफिनेटली नॉट डे। देखो हमको क्या कहा गया था, हमें कहा गया था ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट, सिर्फ कुछ ही दिन है जो नाइट है, कुछ दिन है जो नाइट है। ये नहीं कहा गया था कि ओनली अ फ्यू नाइट आर डेज, या सिर्फ कुछ नाइट है जो कि दिन है। ये बात हमें नहीं कही गई थी, हमें कहा गया था कि ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट। ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट का मतलब है कि कुछ डेज है वो नाइट है, कुछ हो सकते हैं डेज नाइट ना हो। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ नहीं है। लेकिन ऑल नाइट, क्या सारी नाइट्स को हम डेज के अंदर रख सकते हैं? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, डेज को बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि हमको ये कहा गया कि ओनली अ फ्यू डेज आर नाइट, लेकिन नाइट्स तो सारे डेज हो सकते हैं। इस वजह से ये अपनी स्टेटमेंट यहां रॉन्ग हो जाती है। फोर्थ में हमें क्या रखा है कि सम ईयर्स आर डे। सम ईयर्स आर डे, देखो सम ईयर्स आर डे, हमको ये क्या है कहा रखा है कि सम वीक्स आर डे। ये बात की हुई कि सम वीक्स आर डे, और जब कुछ वीक्स डेज में है और सारे वीक ईयर के अंदर हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट 4 है वो भी अपनी राइट हो जाती है, सम ईयर्स आर डे, क्योंकि कुछ वीक्स हैं वो डे है, और जो सारे वीक्स हैं वो ईयर के अंदर है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर रहता है। इसका आंसर होगा ओनली 4। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए इसको करें खुद से। इसमें हमें स्टेटमेंट में क्या रखा है कि सम मून इज सन। फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास, सम मून इज सन। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, ओनली अ फ्यू सन इज स्टार। ओके, ये ओनली अ फ्यू सन इज स्टार, ओनली अ फ्यू कह रखा है हमें। फिर हमें क्या रखा है, ऑल स्टार आर प्लेनेट, ऑल स्टार आर प्लेनेट, ये आ गई। एंड नो प्लेनेट इज अर्थ, नो प्लेनेट इज अर्थ, ये हमको कह रखे। कंक्लूजन 1 में देखो, क्या सम मून इज स्टार, सम मून स्टार है। सम मून का स्टार से क्या रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। सम मून से स्टार का कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है सम मून आर स्टार, हो सकता है सम मून आर नॉट स्टार, हो सकता है ऑल मून आर नॉट स्टार। तीनों स्टेटमेंट आ सकती हैं, इसलिए हम डेफिनेटली कह नहीं सकते हम। ठीक है, इस वजह से अपने पास फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या रखे, ऑल सन बीइंग अर्थ इज पॉसिबल। ऑल सन बीइंग अर्थ इज पॉसिबल, देखो ऑल सन बीइंग अर्थ को पॉसिबल करने के लिए हमारे को जो ये बात कही गई है कि पी पे क्या था, प्लेनेट, नो प्लेनेट इज अर्थ, ये बात हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऑल सन बीइंग अर्थ में यानी अर्थ को हमको यहां से ऐसे बनाना पड़ेगा, उसके अंदर तो प्लेनेट भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ प्लेनेट सन है हमारे पास। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, फिर हमको क्या रखा है कि ऑल सन बीइंग स्टार इज पॉसिबल। ऑल सन, जब ये सन है, बीइंग स्टार इज पॉसिबल, देखो हमें क्या गया था कि ओनली अ फ्यू सन इज स्टार। जब हमें कह दिया कि ओनली अ फ्यू सन इज स्टार, इसका मतलब सिर्फ कुछ ही सन है जो स्टार है। बिल्कुल उसने साफ साफ लिख के कह दिया कि ओनली अ फ्यू, ये नहीं कहा गया सारी, इसलिए हम कह ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती कि ऑल सन बीइंग स्टार इज पॉसिबल। ठीक है, फोर्थ में हमको क्या रखा था कि सम मून इज नॉट स्टार। तो सम मून इज नॉट स्टार, ये देखो मून का स्टार से मैंने पहले बताया आपको कुछ रिलेशन नहीं है। मून का स्टार से क्या रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है हमको, हमारे पास मून का स्टार से। इस वजह से हमारा जो फोर्थ है ये भी हमारे पास नहीं बनता। ठीक है, तो इसके हमारा आंसर हो जाएगा नन फॉलो। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज नन फॉलो, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा इसका। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिए इसको करें। इसमें हमें क्या रखा है कि ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर कप्स, ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर कप्स एंड सम कप आर नॉट स्पून। ओके, सम कप है जो कि स्पून नहीं है। फिर हमें क्या रखा है कि ऑल स्पून आर बाउल, ऑल स्पून आर एंड सम बाउल आर ग्लास, एंड सम बाउल्स आर ग्लास। ठीक है, अब कंक्लूजन में हमें क्या रखा है कि सम प्लेट्स आर नॉट स्पून। तो सम प्लेट्स आर नॉट स्पून हो सकता है बिल्कुल स्पून का, क्योंकि प्लेट्स का कुछ पार्ट जो है अपने पास कप में है, और कप है हमारे पास, एक मिनट, कप को हमें क्या रखें, सम कप आर नॉट स्पून। देखो इसमें ये क्या रखा जाए कि सम प्लेट आर नॉट स्पून, सम प्लेट्स आर नॉट स्पून क्या हो सकते हैं? देखो प्लेट का कुछ पार्ट हमारे पास कप के बीच में है, लेकिन क्या हमको ये क्या रखा है कि ऑल कप्स आर नॉट स्पून? अगर हमको ये क्या रखा होता ऑल कप्स आर नॉट स्पून, तो हमारी ये स्टेटमेंट राइट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट फिर अपने पास कप होगा, लेकिन हमको तो क्या रखा है कि ओनली सम कप आर नॉट स्पून, कप का कुछ पार्ट स्पून नहीं है। ठीक है,
कौन सा पार्ट स्पून नहीं है, थोड़ा सा पार्ट स्पून नहीं है, कप का क्या वो पार्ट स्पून नहीं है जो उसमें प्लेट है, ये बात तो नहीं कही गई ना, इसलिए हम ये बात कह ही नहीं सकते कि सम प्लेट्स आर नॉट स्पून। अगर हमको ये पता होता नहीं कप का वो पार्ट जो प्लेट में है स्पून नहीं है, तभी हमारा आंसर राइट होता। ओके, सेकंड में देखो, सेकंड में क्या रखा कि ऑल स्पून कैन बी कप। सो ऑल स्पून कैन बी कप। देखो हमको क्या कह रखा था स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो। हमें ये कह रखा था कि सम कप आर नॉट स्पून, कुछ कप है वो स्पून नहीं है, कुछ कप का पार्ट स्पून नहीं है, लेकिन सारा स्पून कप हो सकता है। ये तो नहीं कह रखा ना कि सम स्पून आर नॉट कप, यानी कि कुछ स्पून है वो कप नहीं है, ये तो नहीं कह रखा। हमें ये कह रखा कि सम कप आर नॉट स्पून, इसलिए वजह से ये जो सेकंड पार्ट है ऑल स्पून कैन बी कप, 100% नहीं कह सकते बट कैन बी, जहां पॉसिबिलिटी आई है तो वहां पे हम इस बात को कह सकते हैं। फिर हमें कह रखा था कि सम ग्लासेस आर नॉट कप, सम ग्लास आर नॉट कप। देखो ग्लास का कुछ पार्ट बाउल में है, लेकिन क्या ग्लास का कुछ पार्ट हमारे पास स्पून में है? स्पून में तो नहीं है ना। अगर इसका कुछ पार्ट स्पून में होता तब हम कह सकते थे कप, या फिर हम हमारे पास पॉसिबिलिटी में होता तब भी ये राइट होता। लेकिन इसने तो पूरा पूरा साफ साफ पूछ दिया ना, सम ग्लासेस आर नॉट कप, बिल्कुल नहीं, गलत होएगा ये। फिर हमें क्या रखें, फोर्थ, ऑल बाउल्स कैन नेवर बी कप। ऑल बाउल्स कैन नेवर बी कप, कैसे नेवर बी कप? जब हमको ये कह ही नहीं रखा कि जो स्पून है उसमें से कुछ पार्ट कप नहीं है, ये बात तो हमको कहीं नहीं की, हमको सिर्फ ये कहा कि कप का कुछ पार्ट स्पून नहीं है, स्पून का सारा पार्ट कप हो सकता है, इसका मतलब। तो हम ये बाउल तो कह ही नहीं सकते, और बाउल से हमारा उसको कप का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत होता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली टू, ओनली कंक्लूजन टू इज राइट। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, इस पजल को करें। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स के हिसाब से पजल है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से करें, और 2 मिनट में इस पजल को सॉल्व करने का ट्राई करें। इससे ज्यादा टाइम आपको इस पजल में लगना नहीं चाहिए, वो क्योंकि बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सी पजल है, आपसे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी लोगे वो पजल बन जाएगी। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताना किस किस से ये पजल बनी है और किन किन से नहीं बनी है, और आपको कौन सी पजल्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसी तरह की पजल्स आपके लिए लेके आऊँ। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि 6 पर्सन है वर्किंग इन ए होटल इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन में काम करते हैं। डेजिग्नेशन सारे गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डायरेक्टर इज सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड स्टाफ इज जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो जो डायरेक्टर अपने पास वो तो सीनियर मोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास होटल मैनेजमेंट, फिर आता है अपने पास असिस्टेंट मैनेजमेंट मैनेजर, फिर आता है अपने पास कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, फिर आता है अपने पास शेफ, एंड फिर आता है अपने पास स्टाफ। ठीक है, ये 6 पर्सन आते हैं अपने पास, और ये 6 अलग अलग मोबाइल ब्रांड्स को पसंद करते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या रखा कि ओ हु इज नॉट डायरेक्टर, वो जो अपने पास डायरेक्टर नहीं है, इज 3 पर्सन सीनियर देन द वन हु यूजेस ओप्पो। तो ई जो है अपने पास, ओ सॉरी हाँ, वो जो है 3 पर्सन सीनियर देन द पर्सन हु यूज ओप्पो मोबाइल। ठीक है, और 3 पर्सन सीनियर है ओप्पो वाले से। फिर क्या रखे कि एज मेनी पर्सन सीनियर टू ओ आर जूनियर टू एल, एज मेनी पर्सन सीनियर टू ओ आर जूनियर टू एल। उसके बाद कहते हैं 1 पर्सन इज डेजिग्नेशन बिटवीन एल एंड एन, यानी कि एल और एन के बीच में अपने पास एक डेजिग्नेशन है, बट एन इज नॉट स्टाफ। एन जो होगा अपने पास स्टाफ नहीं होगा, यानी एन जो अपने पास लास्ट में नहीं आएगा, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है कि एज मेनी पर्सन सीनियर टू ओ एज जूनियर टू एल, यानी कि ओ से जितने सीनियर हैं एल से जूनियर भी अपने पास उतने ही हैं। ठीक है, फिर क्या रखा है कि 1 पर्सन, एक मिनट कहाँ गया अपने पास, as many person senior to junior to and 1 person designated between L and R, L and stuff. M who has Samsung mobile phone is senior to M। ठीक है, M के पास Samsung का मोबाइल है जो सीनियर है N से। और ये कहते हैं Q is senior to P। ठीक है, तो Q is senior to P। One who uses Apple mobile is 2 person senior to Q। जिसके पास Apple मोबाइल है वो 2 person सीनियर है अपने पास Q से। The one who uses Redmi mobile is immediate senior to person who has Vivo। जो Redmi है अपने पास वो इमीडिएट सीनियर है अपने पास वीवो से। ठीक है, बट जूनियर द पर्सन हु यूजेस टेक्नो मोबाइल, रेडमी के पास है, ये जूनियर है अपने पास टेक्नो से। ठीक है, टेक्नो मोबाइल से जूनियर है। सारी कंडीशन अपने पास नोट हो चुकी है। अब बनाते हैं इस पजल को। अब आप बताओ इस पजल को कहां से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो एक्यूरेटली तो हमको किसी के बारे में भी नहीं पता, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्लेस फिल कर रही है वो अपने पास है ओ और ओप्पो वाली कंडीशन। तो इसी कंडीशन से हम इस पजल को स्टार्ट करेंगे। ओ रख लेते हैं एक बार डायरेक्टर पे। ठीक है, फिर 2 छोड़ के नीचे अपने पास आ जाएगा ओप्पो।
जितने ओ के सीनियर है उतने ही एल के जूनियर है, ठीक है। एक बार वो आएगा अपने पास एच एल एच एम पे, दो छोड़ के हमारे पास नीचे आ जाता है ओप्पो, यहाँ आ जाएगा अपने पास एल। एक कंडीशन इसकी और बन जाएगी अपने पास, अच्छा और अपने पास फ्रंट पे बना ही क्या होता ना, सॉरी ये कंडीशन बनेगी नहीं अपने पास। ओ से स्टार्ट करते हैं, एक बार वो आ जाएगा अपने पास एच एम पे, क्योंकि डायरेक्टर पे तो ओ आ नहीं सकता, मना कर दिया अपने को। 2% छोड़ के अपने पास शेफ पे आ जाएगा ओप्पो, ठीक है। ओ से जितने सीनियर है एल के उतने ही जूनियर है। एक बार ओ आएगा अपने पास एम पे, ठीक है। 2% छोड़ के अपने पास आए थे स्टाफ पे ओप्पो। ओ से ऊपर दो है अपने पास, एल से नीचे भी अपने पास दो ही पर्सन आएंगे, ठीक है। इतनी बन गई अपने पास। फिर हमें क्या रखा था कि एल और एन के बीच में हमारे पास एक पर्सन का गैप है। एल एन नीचे आ नहीं सकता, फर्स्ट कंडीशन में एन आ जाएगा अपने पास ए एम पे, और एन का सीनियर है एम, जिसके पास सैमसंग का फोन है, एम ऊपर सैमसंग। एक ही कंडीशन बचती है इसकी, और कोई प्लेस बचता नहीं हमारे पास इसमें। सेकंड कंडीशन में देखो, एन हमें क्या रखे स्टाफ पे नहीं आएगा, इसका मतलब एन तो हमारे पास एल से ऊपर ही आएगा, और एन के ऊपर अपने पास एम है, ये कहते हैं अपने पास सैमसंग, ठीक है। ये अपने पास सैमसंग आया था यहाँ पे। एल एन वाली कंडीशन भी अपने पास कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद हमें क्या रखा कि क्यू जो है वो पी से ऊपर बैठे, ठीक है। क्यू जो है पी से ऊपर बैठे, एंड क्यू से एक छोड़ के ऊपर पे अपने पास एप्पल बैठा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एप्पल, और इस कंडीशन में हमारे पास एच एम पर आ जाएगा एप्पल। एप्पल वाली कंडीशन नहीं पूरी होगी। फिर हमें क्या रखा था कि टेक्नो के नीचे रेडमी है, और रेडमी के इमीडिएट नीचे वीवो बैठे, ठीक है। अब अगर फर्स्ट कंडीशन में देखो, अगर मैं यहाँ पर रेडमी और वीवो को बनाता हूँ जो इमीडिएट अपने पास नेबर है, तो क्या रेडमी के ऊपर टेक्नो की जगह बचती है? रेडमी के ऊपर तो टेक्नो की जगह बची नहीं थी। इसका मतलब जो ये कंडीशन थी हमारी, ये रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर आएगा अपने पास रेडमी, वीवो एंड टेक्नो, ये कंडीशन अपनी यहाँ पर आके एक्यूरेटली राइट हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन जो अपने लेके चले थे, ये अपनी राइट होती है, ये पजल अपनी यहीं पे खत्म हो जाती है। 2 मिनट से ऊपर की पजल नहीं थी। अगर आप इसमें अभी भी 3 से 4 मिनट लगा रहे हो तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें 2 मिनट में खत्म करनी है इस पजल को, ठीक है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू द वन हु यूज वीवो फोन। तो सीनियर कितने हैं वीवो से अपने पास? अब देखो वीवो है अपने पास शेफ पे, ठीक है। वीवो से ऊपर अपने पास 4 पर्सन है, तो 3 है, 1 है ही नहीं है। एज मेनी पर्सन जूनियर टू एन, हाँ एज मेनी जूनियर टू एन, एन से नीचे भी अपने पास 4 पर्सन है, तो इससे अपना आंसर हो जाएगा एज मेनी पर्सन जूनियर टू एन। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। फिर हमें कहता है क्यू वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन, ठीक है। क्यू कौन सी डेजिग्नेशन में काम करता है? क्यू में अपने कहते हैं क्यू है शेफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज क्यू आ जाएगा अपने पास शेफ पे। गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, एग्जामिनेशन में आजकल आता है, वो कुछ ना कुछ फंसा देते हैं वहां पे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना कि आप कहां अड़ते हो, कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। इसमें हमें क्या रखा कि पी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, ओके। पी कह रहे डॉटर इन लॉ है वी का। क्यू कह रहे क्यू इज द हस्बैंड ऑफ वी। क्यू अगर वी का हस्बैंड है तो वी जो है फीमेल हो जाएगी, ठीक है। एंड हैज 2 चिल्ड्रन, क्यू के जो है 2 चिल्ड्रन है, ये बात हमको क्या रखी है। फिर क्या रखेगी टी इज द डॉटर ऑफ एक्स, ओके। टी जो रहेगा डॉटर आ जाएगा एक्स की। एक्स हु इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। एक्स जो है सन है अपने पास क्यू का। फिर कहते हैं कि एस इज द पेरेंटल आंट ऑफ टी। एस जो है वो पेरेंटल आंट है टी की। पेरेंटल आंट का मतलब क्या है कि जो टी के पेरेंटल यानी कि फादर साइड में होंगे उसकी सिस्टर हो जाएगी एस। एस बनेगा पेरेंटल आंट ऑफ टी। एंड आर इज द मदर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो आर जो है अपने पास ये मदर है डब्ल्यू की, उल्टा बना दिया। आर जो है अपने पास ये मदर हो जाएगी डब्ल्यू की। एंड डब्ल्यू जो है अपने पास ब्रदर इन लॉ है एक्स का, ओके। डब्ल्यू जो है ये ब्रदर इन लॉ है अपने पास एक्स का। एंड डब्ल्यू इज नॉट मैरिड। अब डब्ल्यू मैरिड पर्सन नहीं है, तो ये ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकता है? ये एक ही कंडीशन आ सकती है कि जब डब्ल्यू का कोई भाई या बहन हो, वो मैरिड हो अपने पास एक्स से, तभी डब्ल्यू एक्स का ब्रदर इन लॉ बनेगा, ठीक है। और डब्ल्यू का फादर मदर अपने पास आर है। इतनी बात समझ आ गई आपको? फिर दे रखा है कि यू इज द फादर ऑफ पी। पी का फादर अपने पास यू है, यानी ये पी था अपने पास, पी का फादर यहां से दे रखे अपने को यू।
सारी कंडीशंस नोट होगी। अब देखो इस पजल इसको ब्लड रिलेशन को कैसे बना सकते हैं। डॉट से डॉट कनेक्ट किया करो। जैसे अभी इसका तो कोई काम नहीं है तो खत्म हो गया अपने पास। कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम। देखो क्यू जो है अपने पास वो फर्स्ट जनरेशन में है। इधर देखो क्यू फर्स्ट जनरेशन है, ये अपने एक्स की सेकंड जनरेशन है और टी की अपने पास थर्ड जनरेशन है। एक्स को देख रहा हूँ तो साथ में इस चीज को भी देखो कि एक्स के साथ में जिसकी मैरिज हुई है उसका ब्रदर डब्ल्यू है। ये कंडीशन भी आपको दिख रही है। अब क्यू देखो क्यू के आगे इसी इन्हीं दोनों कंडीशंस को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, क्यू का बना दिया पी वी। ठीक है, इसके दो आ जाएंगे। ओके, अब हमें एक बात ये कह रखी थी कि जो डब्ल्यू है वो ब्रदर इन लॉ है अपने पास एक्स का। एक्स अपने पास सेकंड जनरेशन में था और एक्स सेकंड जनरेशन में कहाँ था। देखो क्यू और वी के दो चिल्ड्रन है। ठीक है, दो चिल्ड्रन के अंदर अपने को एक डब्ल्यू और एक्स में भी देखो कि दो पर्सन है, एक मैरिड है एक अनमैरिड है। और वी और क्यू के जो दो चिल्ड्रन आएंगे उसमें भी देखो एक तो मैरिड है अपने पास पी से, एक हो सकता है अनमैरिड। और ये भी अपने को पता है कि सेकंड जनरेशन में है। इसका मतलब एक्स की मैरिज हुई है पी से, जो अनमैरिड है अपने पास वो है डब्ल्यू। अगर मैं इधर बिठाता हूं तो डब्ल्यू का देखो फादर बन गया क्या, क्यू। लेकिन डब्ल्यू का फादर तो हमको दे रखा था इसके अंदर डब्ल्यू का मदर आर है, यहाँ पे डब्ल्यू की मदर वी बन गई। इसका मतलब एक्स और डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, एक्स और डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकते तो कहाँ बिठा सकते हैं हम इनको। देखो एक और बनाया एक्स का पर्सन। अब दूसरी तरफ से सोचना है क्योंकि हमको सेकंड जनरेशन में ही उसको एडजस्ट करना है। तो एक्स की मैरिज होती है पी से एंड पी का जब ब्रदर बन जाता है डब्ल्यू। अब देखो अभी भी तो डब्ल्यू जो है ब्रदर इन लॉ है अपने पास एक्स का। अब हम ये नहीं कह सकते, अच्छा इसमें तो दो पर्सन हमको दिए हुए थे पहले, इसका दूसरा पर्सन देख लेंगे आगे। इतनी बात समझ आ गई आपको। इस तरह से पहले डब्ल्यू को एक साइड सेट किया फिर दूसरी साइड सेट किया, क्योंकि जब हमको ये कह रखा था कि डब्ल्यू अपने को सेकंड जनरेशन में ही है, डब्ल्यू और एक्स वाली। ठीक है, और एक्स का जो डॉटर है अपने पास वो टी, ये तो अपने को दे रखे। अब एक ये चीज दे रखी थी हमको कि जो टी का फादर है उसकी सिस्टर एस हो जाएगी। टी का फादर कौन है अपने पास एक्स, तो उसकी सिस्टर एस हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा आ गया। ये जो अपनी ब्लड रिलेशन है यहाँ पे, ये अपनी ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाती है। और इट इसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन रखे नहीं आज। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लीजिए इस क्वेश्चन को करें। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने का ट्राई करो। इस क्वेश्चन को, इस पजल को करें। 8 पर्सन है अपने पास, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं कुछ साउथ में देख रहे हैं। इसको आप 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट में आप इस पजल को करने का ट्राई करो। इससे ज्यादा की पजल नहीं है, 2.5 मिनट में आपकी ये पजल बन जानी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या रखा है कि एफ सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। एफ किसी एक एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठता है। अगर लेफ्ट से बैठते हैं तो एफ सेकंड पे यहाँ बैठेगा, राइट से बैठते हैं तो एफ अपने पास सेकंड पर यहाँ बैठ जाएगा। फिर हमें क्या रखा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए। ओके, एफ और ए के बीच में 2 पर्सन है। यहाँ पर भी हमारे पास एफ और ए के बीच में 2 पर्सन है। बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन। एफ और ए जो अपने पास ये सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ या साउथ अभी हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर हमें क्या रखा है कि एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ ए एज राइट टू जी, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ए और जी जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, लेकिन ए के राइट में जितने हैं जी के लेफ्ट में भी उतने हैं। 8 पर्सन है टोटल हमारे पास। ठीक है, देखो ए और जी कौन राइट में कौन लेफ्ट में ये नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि इनके दोनों साइड ना सीट सेम सेम है। जैसे ए के देखो इसमें 3 सीट्स हैं, यानी 3 सीट छोड़ के इधर अपने पास जी आ जाएगा। उसी तरह से फर्स्ट कंडीशन में जी अपने पास यहाँ आएगा। अभी नॉर्थ कौन देख रहा है साउथ कौन देख रहा है नहीं पता, आगे चलते हैं। फिर हमें क्या रखा है सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यानी सी जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। फर्स्ट कंडीशन में देखो ए की प्लेस है जी के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी जी नॉर्थ में देख रहा है। सेकंड में देखो यहाँ पे बैठेगा सी और जी साउथ में देख रहा है, तभी सी इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। जब जी का साइन आ गया ना तब हमारे को साइन मिल गया एफ का भी और ए का भी, क्योंकि ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है जी से, और एफ और ए सेम डायरेक्शन में देखेंगे। इसमें ए अपोजिट में और एफ और ए सेम डायरेक्शन में देखेंगे। मिल गए सारे साइन। फिर हमें क्या रखा है कि बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, यानी बी ई के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास, लेकिन जो अपने पास ई है हु डज नॉट सिट एक्सट्रीमली एंड, ई एंड पे नहीं बैठा। देखो ई और बी की कौन से प्लेस है, यहीं बैठेंगे बी और ई। ई एंड पे नहीं बैठा, ई तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, बी आएगा यहाँ पे। सेम चीज इसमें, ई जब एंड पे नहीं बैठेगा तो ई आएगा यहाँ पे और बी आएगा यहाँ पे। एंड बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ये आ जाएगा अपना साउथ में, ये आ जाएगा नॉर्थ में। समझ आ गई बात, आगे देखो।
फिर क्या रखा है, एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट राइट में बी के एच आ जाएगा, ठीक है, एच इमीडिएट राइट ऑफ बी है, बी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा, और दोनों जो है अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। हो गए अपने पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या रखा था, द पर्सन हु सिट इन एक्सट्रीमली एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो एंड में बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, यानी बी साउथ में फेस कर रहे तो ये नॉर्थ में, ये फेस में नॉर्थ में तो ये आ जाएगा साउथ में। एंड डी फेसिस साउथ, डी साउथ में फेस करेगा, एक ही प्लेस बचा है और एक ही पर्सन बचा है डी। क्या डी यहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर आएगा तो डी नॉर्थ में फेस करेगा, लेकिन हमको तो डी साउथ में फेस करवाना है, इसलिए ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, डी आएगा अपने पास यहाँ एंड पे। ये अपनी कंडीशन एक्यूरेट है, वॉट, ये कंडीशन अपनी यहाँ पे राइट हो जाती है। समझ आइए आपको? देखिए इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेस साउथ, साउथ डायरेक्शन में कौन फेस कर रहा है, एच, ए और सी में से। देखो एच फेस कर रहा है साउथ में, ए कर रहा है नॉर्थ में, सी के बारे में भी हमको नहीं पता। इसमें हमको ये क्या रखा था कि फोर ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ, फोर ऑफ देम फेसिंग टू साउथ, ठीक है। तो बी नॉर्थ में एक है, ई नॉर्थ में एक है, एफ नॉर्थ में तीन है बस, ठीक है। तो बी आ जाएगा नॉर्थ में, ई है नॉर्थ में, ए नॉर्थ में, एफ नॉर्थ में, चार अपने पास नॉर्थ में, और डी, जी और एच अपने पास साउथ में, यानी सी अपने पास आएगा साउथ में। तो साउथ में कौन फेस कर रहा है, एच और सी अपने को साउथ में फेस कर रहे हैं, तो आएगा अपने पास ओनली बोथ 1 and 3। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, ये दोनों अपने को साउथ में फेस करते मिल रहे हैं। फिर हमें क्या रखेगा, 3 पर्सन सिट बिटवीन डैश एंड डैश, तो 3 पर्सन किसके बीच में बैठे हैं, जी और एफ के या ई और जी के। जी और एफ के नहीं बैठे और ई और जी में भी नहीं बैठे, एक ही पर्सन है, बी और ए और ई और एफ। तो बी और ए के बीच में दो है, ई और एफ के बीच में 3 पर्सन है हमारे पास, ए, जी एंड सी। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ई और एफ के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इसका एजुकेशन का कोड ढूंढने का सर्च करो, ठीक है, और मेरे को बताना कि आप किस तरह से, किस लॉजिक से ढूंढते हो इस कोड को। देखो एजुकेशन को अगर हमको सर्च करना है, एजुकेशन मेरे को दिख रहा है कि थर्ड लाइन में हमको यहाँ पे एजुकेशन मिल गया। क्या एजुकेशन इसके अलावा किसी और में दिख रहा है हमको, 1 में, 2 में या 3 में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा ना एजुकेशन। इसका मतलब इस लाइन में एजुकेशन का एक ऐसा कोड है जो तीनों में से कहीं नहीं है, तीनों लाइंस में से। सर्च करते हैं क्या है, डीजेयू। क्या डीजेयू कहीं और है? नहीं है, ये रहा अपने पास डीजेयू। इसका मतलब डीजेयू ये तो एजुकेशन का कोड नहीं है। टीओडी, टीओडी मेरे को यहाँ दिख गया, ये भी एजुकेशन का कोड नहीं है। एसओटी, एसओटी भी दिख गया, एजुकेशन का कोड नहीं है। तो एजुकेशन का कोड है सी जे वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी जे वाई अपना एजुकेशन का कोड है। सिंपल सा, इसी तरह से आपको वहां सर्च करना है। इसको इसके अंदर आपको ऐसे नहीं करना कि आप सारे अल्फाबेट्स, ये वर्ड्स लिख लो और सारों का कोड सर्च करने लग जाओ। सारों का कोड सर्च करने की जरूरत नहीं होती, जितना पूछा है बस उतना ही सर्च करो, ठीक है। सारा ही सर्च करने लगोगे फिर पूरा पेपर इसी में रह जाएगा, फिर बाकी और कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखो, विच फ्रेज डोनेट द कोड ऑफ PFN एंड OTB इन गिवन कोडेड लैंग्वेज। तो PFN और OTB, देखो PFN मेरे को यहां से मिल रहा है एंड OTB का कोड ये रहा। अब देखो PFN और OTB क्या किसी और के अंदर मेरे को दिख रहे हैं, PFN OTB, तो PFN तो यहां दिख रहा है मेरे को, तो पहले PFN की बात कर लेते हैं। यानी कि ऐसा कोई वर्ड होगा जो फर्स्ट लाइन में भी है अपने पास, सेकंड लाइन में भी है। देखो मेमोरेंडम फर्स्ट में, सेकंड में मेमोरेंडम नहीं है, ऑफ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग है, कंसर्न नहीं है। इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग इसमें भी है और इसमें भी है, और इन दोनों लाइन में PFN है, तो PFN का कोड जो है अपने पास वो तो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ढूंढते हैं अपने OTB का कोड। क्या OTB किसी और में है अपने पास? OTB किसी भी और में नहीं है। तो OTB का कोड या तो सिस्टम होगा या डिलीवर होगा या नॉलेज होगा, लेकिन नॉलेज तो यहाँ पे दिख गया, OTB तो हमें कहीं और दिखा नहीं, इसका मतलब OTB का कोड नॉलेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद देखो डिलीवर्स, डिलीवर्स भी मेरे को यहाँ दिख गया फोर्थ लाइन में, यानी OTB का कोड डिलीवर भी नहीं होगा। तो OTB का कोड क्या होगा, सिस्टम। हमारा जो कोड है PFN और OTB का कोड है, वो कोड है सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग। तो सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। एक और कोड पूछा आपने को, KRJ का कोड।
के आर जे का कोड कहाँ पे है? देखो के आर जे कोड ये रहा, उसके अलावा के आर जे कहीं है? उसके अलावा के आर जे अपने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। के आर जे का कोड यही है, उसके अलावा के आर जे कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब के आर जे का कोड ढूंढते हैं, या तो उसका कोड मेमोरेंडम हो जाएगा, या ऑफ हो जाएगा, या कंसर्न हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग तो हमने पीएफएन निकाल ही दिया था अभी, अंडरस्टैंडिंग का कोड तो। ठीक है, तो मेमोरेंडम का मेरे को कहीं मिल रहा है? मेमोरेंडम नहीं मिल रहा। हो सकता है मेमोरेंडम हो के एफ आर जे का, के आर जे का कोड। ऑफ कहीं दिख रहा है? ऑफ भी कहीं नहीं दिख रहा। हो सकता है ऑफ हो। जब तक हमको कोड नहीं मिलेगा तब तक हम 100% श्योरिटी से नहीं बता सकते कि के आर जे का कोड क्या है, क्योंकि हमको मेमोरेंडम ऑफ दोनों के कोड निकालने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे हमको किसी का भी कोड नहीं मिल रहा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका कोड हम नहीं निकाल सकते, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। एक और पजल है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट पे इंग्लिश मीडियम वाले। 8% है इसमें हमारे पास, 4 नॉर्थ में बैठे हैं, 4 साउथ में बैठे हैं, और अलग अलग वो डिफरेंट डिफरेंट मूवीज जॉनर्स को पसंद करते हैं। ये पजल आपको 2.5 मिनट से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको इस पजल को कंप्लीट करना है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या रखें कि जो रो 1 है अपने पास डी ई एफ एन जी, ये साउथ में फेस कर रहे हैं, एंड जो रो 2 है अपने पास उसमें है अपने पास के एल एम और एन, ये सारे अपने को नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमको क्या रखा है, डी फेसेस टुवर्ड्स द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कॉमेडी। यानी कि डी हमको यहाँ पे इसकी 2 कंडीशन आ जाएंगी, यहाँ बाकी नोट कर लेते हैं। डी हमको पता है कि फर्स्ट रो में, तो डी जिसको फेस कर रहा है, फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कॉमेडी, वो कॉमेडी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। डी जिसको फेस कर रहा है वो कॉमेडी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। और ये हमें क्या रखा है कि डी डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, यानी डी एंड में नहीं बैठा। इसका मतलब डी के राइट साइड में कोई ना कोई पर्सन, तो एक पर्सन तो कम से कम बैठा होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट एक तो कम से कम बैठा है। फिर हमें क्या रखा है कि एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कॉमेडी। कॉमेडी तो हमको पता है कहाँ बैठी है, कॉमेडी के सेकंड टू द लेफ्ट में एल अपने पास यहाँ आ जाएगा। ये पजल में ही रख रहा, ये कंडीशंस के अंदर ही मैं इसको नोट कर रहा हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट उठा के इसको पजल में रख दूंगा, फिर टाइम बचेगा। तो बार बार उसको कनेक्ट करूंगा, लिखूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें। फिर मैं क्या रखा कि जी सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक मिस्ट्री मूवी एंड फेसेस टू एल, ये भी बन गया। तो इसको रख ही देते हैं ना यहाँ पे भी, यहाँ आ जाएगा डी एल कॉमेडी। ठीक है, इसमें भी बना देता हूँ एक डी एल कॉमेडी। अगला देखो, ये कह रहे हैं जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस मिस्ट्री मूवी एंड फेसेस एल, हु लाइक मिस्ट्री मूवी एंड फेसेस टू एल। यानी जी सेकंड टू द राइट में बैठा है अपने पास मिस्ट्री मूवी के, ठीक है, एंड फेसेस टू एल, और एल को फेस कर रहा है। जी सेकंड टू द राइट में बैठा है मिस्ट्री के, और एल को फेस कर रहा है। जी एल को फेस कर रहा है, इसका मतलब जी तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और जी सेकंड टू द राइट में बैठा है मिस्ट्री के, तो मिस्ट्री आ जाएगी अपने पास यहाँ पे आ जाएगी अपना मिस्ट्री। ठीक है, फिर बता रखे हमको कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन हु लाइक ड्रामेटिक मूवी। एम जो है अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ एन में बैठा है जिसको ड्रामेटिक मूवी पसंद है। देखो एन और एम को हम कहाँ बना सकते हैं, क्योंकि एन और एम को एक तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, हो सकता है राइट में एक प्लेस बढ़ जाए, या हो सकता है लेफ्ट में भी तो हम एक प्लेस और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 ही प्लेसेस का पता है। हो सकता है चौथा प्लेस लेफ्ट हैंड पे हो या राइट हैंड पे हो, किसी भी एंड पे हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लेकर चलते हैं कि एन यहाँ आ जाएगा और एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एन पे आ जाएगा अपने पास ड्रामेटिक, ठीक है, बन गए अपने पास 4 प्लेसेस। फिर हमें क्या रखा है, द वन हु लाइक फैंटेसी मूवीज इट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस एम। जो एम को फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द राइट में जो पर्सन बैठा है वो फैंटेसी मूवी को पसंद करता है, तो फैंटेसी आ जाएगा अपना डी पे। ठीक है, इसके अंदर फैंटेसी आ जाएगा अपना यहाँ एंड पे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, एफ सिट अपोजिट टू के, यानी एफ जो है वो अपोजिट में बैठा है के इस कंडीशन में। तो देखो फर्स्ट कंडीशन के अंदर एफ और के कहाँ आ सकता है, लास्ट में, और कोई प्लेस ही नहीं है। सेकंड कंडीशन में थर्ड पे आएगा, एफ और के, और कोई प्लेस नहीं बचता हमारे पास एफ और के का। फिर क्या रखा है, एफ सीट अपोजिट टू के एंड एडजस्टेड टू द वन हु लाइक एक्शन मूवी, यानी एफ के साथ जो पर्सन बैठा है ना उसको एक्शन मूवी पसंद है। फर्स्ट में देखो एफ के साथ डी बैठा है, यानी डी पे आ जाएगा अपने पास एक्शन।
सेकंड में देखो साथ में तो फैंटेसी आएगा, तो एक्शन अपने पास इस साइड आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। फिर क्या रखा, द वन हु लाइक हॉरर मूवी सिट अपोजिट टू ई, यानी ई के अपोजिट में जो पर्सन बैठा है ना वो हॉरर मूवी पसंद करता है। ई का कहाँ पे बैठ सकता है, ई की एक ही जगह बची है अपने पास, ठीक है। क्या मैं यहाँ हॉरर मूवी कर सकता हूँ एन पे, जो ई के अपोजिट में बैठा है। यहाँ तो एन तो ड्रामेटिक मूवी पसंद है, हॉरर मूवी तो आ नहीं सकती। इसका मतलब ये कंडीशन अपनी गलत हो जाती है। यहाँ ई के अपोजिट में बैठा है एम, तो यहाँ पे आ जाएगी अपनी हॉरर मूवी, ठीक है। एंड एल डज नॉट लाइक क्राइम मूवी, एल को क्राइम मूवी पसंद नहीं है, तो जी पे आ जाएगी अपनी क्राइम, और जो एक मूवी बची वो अपने पास आ जाएगी एल पे। ये पजल अपने पास यहाँ सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इजी पजल थी। 2.5 मिनट में ये पजल बनने लायक है, कुछ लोग इसको 2 मिनट में भी बनाएंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको इस पजल में नहीं लगना चाहिए था, करेक्ट। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। कौन सा इसमें सही है, डी एक्शन या एम हॉरर। देखो डी एक्शन मूवी नहीं है अपने पास, एम हॉरर मूवी है, सेकंड तो सही है। एल थ्रिलर, क्या एल थ्रिलर मूवी है, बिल्कुल, जो बचा हुआ था अपने पास वो थ्रिलर ही था, यानी एल और एम ये कंडीशन सही है अपने पास, इन बोथ ओनली 2 and 3, ओके। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी जन्स डज एफ लाइक। एफ कौन सी मूवी को पसंद करता है, एफ को देखो मिस्ट्री, यानी एफ क्या रहेगा मिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। एफ को मिस्ट्री मूवी पसंद है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर इस पजल को देखिए, ठीक है। 8% की पजल है, 8 बंदे अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। 1.5 मिनट से ऊपर का आपको ये पजल में लगना नहीं चाहिए। 1.5 मिनट की पजल है, 2 मिनट की कहानी भी नहीं है ये पजल, ठीक है। इसको लेकर सोचने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इसको पजल को बनाओ 1.5 मिनट का टाइमर लगा के, फिर मेरे को बताना कि आपसे ये एक्चुअल में कितने टाइम में बन रही है पजल। देखो 8% है, सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 8% है अपने पास, सर्कल के चारों ओर बैठे हैं, और 8वां पर्सन अंदर की साइड फेस कर रहे हैं। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। कौन राइट में कौन लेफ्ट में अभी पता नहीं है, जी और एच के बीच में पर्सन है। फिर क्या रखा है कि 2 पर्सन बैठे हैं मतलब जी और बी के बीच में, बट बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, बी एच के साथ नहीं बैठा। तो देखो बी कहाँ आएगा, 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पर आ नहीं सकता बी, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड कंडीशन में बी आ जाएगा यहाँ पे, दूसरी साइड तो अपने पास एच बैठा ही है। फिर क्या रखा है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु सिट अपोजिट टू सी, उससे पहले एक ये लाइन है, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी जो है वो बी के सेकंड टू द राइट में, सेकंड टू द राइट आ जाएगा। एंड ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु सिट अपोजिट टू सी, यानी सी के अपोजिट में जो बैठा है ए उसका नेबर है। फर्स्ट कंडीशन देखो सी के अपोजिट में यहाँ बैठा है बंदा, ए उसका नेबर यहाँ आएगा। सेकंड में देखो सी के अपोजिट में जो बंदा बैठेगा यहाँ बैठे, उसका नेबर ए अपने पास यहाँ आ जाएगा। फिर क्या रखा है, ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई आ जाएगा यहाँ पे। एफ नीदर सिट एडजस्टेंट टू ए नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एफ जो है वो ए के साथ नहीं बैठा, एफ को ए के साथ नहीं बैठा, लेकिन जो एफ है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी भी नहीं है, यानी वो जी के सेकंड टू द लेफ्ट में भी नहीं बैठा एफ, ठीक है। यहां देखो जी के सेकंड टू द लेफ्ट में तो हमारे पास एफ आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। एफ अपने पास यहीं पर बैठेगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास डी, ये पजल अपने यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल पजल थी। ऐसी पजल को तो अगर आप मार्क करके भी सोचते हो ना बाद में कर लूंगा, तो बाद में भी नहीं करना, टाइम वेस्ट है। इसको तो जितना जल्दी हो सके देखते ही बस खत्म कर दो, ओके। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। एच की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, एच है अपने पास थर्ड टू द राइट में, तो ये आ जाएगा अपने पास थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। सेकंड में हमें क्या रखें, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ ई, राइट ऑफ एफ, एफ और ई के बीच में कितने पर्सन है जब एफ को राइट से काउंट करते हैं। एफ और ई के बीच में 2 पर्सन अपने पास, सी और एच, ठीक है। तो सी और एच तो अपने को दे नहीं रखा। फिर दे रखे एज मेनी पर्सन व्हेन काउंटेड, पर्सन बिटवीन सी एंड ए व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी और ए के बीच में 2 पर्सन है हमारे पास, हाँ बिल्कुल, सी और ए के बीच में 2 पर्सन जो सी को लेफ्ट से काउंट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, इस क्वेश्चन को करें। इसमें क्या रखा है कि हमको 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग की तरह क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में नहीं मिलता एग्जामिनेशन में, 3 नंबर में आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलते हैं।
ठीक है, और ये क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं, इनको आप पजल की तरह मत देखा करो, सिर्फ एक ऑर्डर रैंकिंग की तो क्वेश्चन की तरह देखा करो। पजल की तरह देखोगे तो आपके माइंड में रहेगा बाद में करूँ, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, 6 स्टेट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स की आईटी पार्क्स में। ठीक है, सबके पास डिफरेंट है। पहले हमको क्या रखा है कि पी हैज मोर आईटी पार्क्स देन एस एंड आर। पी के पास ज्यादा आईटी पार्क्स हैं एस और आर के। ठीक है, यहाँ रैंक बना लेते हैं, 6 रैंक है ना हमारे पास, 6 5 4 3 2 1। जितने ज्यादा पार्क होंगे उतने ज्यादा 6 पे होंगे, जितने कम पार्क होंगे वो उससे नीचे नीचे आते रहेंगे। फिर हमें क्या रखे, यू हैज मोर आईटी पार्क देन पी। ओके, पी से भी ज्यादा यू के पास है, बट लेस देन टी, यानी यू से ज्यादा टी के पास है, या कह लो कि टी से कम यू के पास है। ठीक है, फिर कहता है क्यू हैज मोर आईटी पार्क देन यू। ओके, क्यू हैज मोर आईटी पार्क देन यू बट नॉट द हाईएस्ट आईटी पार्क, यानी क्यू जो अपने पास हाईएस्ट नहीं है, क्यू 6 पे नहीं आ सकता, हाईएस्ट नहीं है क्योंकि क्यू के पास। एस के पास 18 है। ठीक है, एस के पास 18 पार्क्स है। स्टेट विच हैज सेकंड हाईएस्ट आईटी पार्क हैज 34 आईटी पार्क। सेकंड हाईएस्ट के पास में 34 आईटी पार्क है। सेकंड हाईएस्ट कौन है, ऊपर से जो दूसरे नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, यानी कि इसके पास 32 आईटी पार्क्स है। ठीक है, अब इनको देखते हैं, बनाते हैं। क्यू हमें पता है सबसे ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, क्यू को एक बार सेकंड पे रखते हैं, फिफ्थ पे रखते हैं, क्योंकि क्यू सबसे ऊपर नहीं आ सकता। बाकी हमको पता है कि टी आएगा, टी से नीचे फिर यू आएगा, पी आएगा, एस और आर आएगा, यू से ऊपर क्यू आएगा। इस तरह से इसको कह सकते हैं, या तो यू से ऊपर टी है और क्यू है। 6 प्लेसेस है हमारे पास, 6 पर्सन हो गए, लेकिन क्यू टॉप पे नहीं है, तो इसका मतलब टी टॉप पे आएगा, क्योंकि क्यू तो टॉप पे आ नहीं सकता। टी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, फिर है अपने पास यू पी, फिर अपने को एस और आर। इसके बारे में हमको एक्यूरेटली नहीं बता रखा कि लोवेस्ट कौन है हमारे पास। एस और आर ये हम पॉसिबिलिटी में रखेंगे, हो सकता है कि लोवेस्ट हो या सेकंड लोवेस्ट हो। ठीक है, तो ये अपना रोड रैंकिंग क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। एस के पास 18 है, इसको आपको ध्यान रखेंगे बस, ताकि अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा तो उस अकॉर्डिंग हम उसके क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ आईटी पार्क्स इन स्टेट आर। तो स्टेट आर में पॉसिबल नंबर ऑफ आईटी पार्क्स कितने हैं। देखो, जब हमको एस का पता है 18 है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि एस और आर में लोवेस्ट कौन है और सेकंड लोवेस्ट कौन है, पता ही नहीं है। हो सकता है एस सेकंड पे हो तो आर फर्स्ट पे आ जाएगा, आर फर्स्ट पे तो एस सेकंड पे आ जाएगा, पता ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आईटी पार्क आर में कितने, किस बात की पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। एस से ज्यादा भी हो सकते हैं, एस से कम भी हो सकते हैं। तो हमारे पास कम वाले 16 और 14 आंसर ही पड़े और ज्यादा वाले 20 आंसर ही पड़े, तो हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, फिर ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटी पार्क। हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटी पार्क किसमें, हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटी पार्क थे टी के अंदर, क्योंकि क्यू अपना हाईएस्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक और पजल है आपके सामने, पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है कि 7 पार्क्स हैं फ्रॉम देयर ऑफिस इन डिफरेंट डेज ऑफ सेम वर्क फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ठीक है, 7 पर्सन अपने ऑफिस से अलग अलग दिन पे लीव लेते हैं, संडे से सैटरडे। संडे से शुरुआत हो रही है इसकी, और सैटरडे 7 पर्सन है, संडे से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि डब्ल्यू टेक लीव 3 days बिफोर जेड। डब्ल्यू जो लीव लेता है 3 दिन पहले जेड से, बट बिफोर वेडनेसडे। डब्ल्यू जो है अपने पास वो वेडनेसडे से पहले लीव लेते हैं। अब वेडनेसडे से पहले संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। वेडनेसडे से पहले तो 3 कंडीशन बन रही है मेरे पास। फिर हमको ये क्या रखा है, एज मेनी पर्सन टेक लीव बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर वी, यानी डब्ल्यू से पहले जितने पर्सन ने लीव ली, वी के बाद भी उतने ही पर्सन ने लीव ली है। लेकिन हमको ये क्या रखा है कि ओनली 1 पर्सन टेक लीव बिटवीन वी एंड टी। तो वी और टी के बीच में एक ही पर्सन है जिन्होंने लीव ली है। ठीक है, फिर हमको क्या रखा है कि नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग लीव बिटवीन जेड एंड वी। तो जेड और वी के बीच में जितने लोगों ने लीव ली है, 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग लीव बिटवीन टी एंड यू। ये 2 लेस हैं जिन्होंने टी और यू के बीच में लीव ली है, यानी जेड और वी के बीच में जिन्होंने लीव ली है वो 2 लेस हैं अपने पास जिन्होंने टी और यू के बीच में लीव ली है। एंड यू डज नॉट टेक लीव ऑन सैटरडे। ठीक है, तो यू ने लीव सैटरडे को नहीं ली। ठीक है, फिर क्या रखे, एक्स टेक लीव आफ्टर वाई। एक्स ने वाई के बाद लीव ली है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, यानी एक्स और वाई के बीच में कम से कम एक या एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं।
होंगे होंगे, एक तो कम से कम होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट साथ में नहीं लिव लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। डब्ल्यू के बारे में बस हमको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी, उसके बारे अलावा तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो डब्ल्यू वेडनेसडे से पहले यानी या तो डब्ल्यू ट्यूसडे पे हो जाएगा, मंडे पे हो जाएगा, या डब्ल्यू संडे पे हो जाएगा, यही कंडीशन बनती है हमारे पास। यहाँ आ जाएगा जेड, ठीक है। फिर देखो डब्ल्यू से ऊपर जितने तो वी से नीचे भी उतने हो जाएंगे हमारे पास। वी हो जाएगा फ्राइडे पे, जो दो छोड़ के वी आ जाएगा अपने पास थर्सडे पे, ये कंडीशन बनती है। फिर हमको एक ये बात क्या रखी कि वी से एक छोड़ के टी आएगा, ऊपर या नीचे पता नहीं है। यहाँ तो नीचे का कंडीशन ही नहीं, ऊपर आएगा, यहाँ भी नीचे नहीं आ सकता, वी एक छोड़ के टी आ जाएगा ऊपर। इस कंडीशन में वी हमारे पास ऊपर नहीं आता, क्योंकि ऊपर तो डब्ल्यू बैठा है, यानी टी आएगा अपने पास नीचे, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा एक छोड़ के करेंगे तो। और एक्स और वाई के बीच में कम से कम 1% का गैप गैप होना चाहिए एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो तो एक्स यहाँ पर आएगा अपने पास, वाई संडे और मंडे में से कहीं पर भी आ सकता है, 1% का गैप भी हो सकता है, एक से ज्यादा परसेंट का गैप भी हो सकता है। इसको हम रखते हैं एक बार। एक कंडीशन और हमको दे रखी थी कि z और v के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो दो कम है t और u के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखो z और v के बीच में बैठे हैं 0, दो कम है, इसका मतलब t और u के बीच में 2% का गैप होना चाहिए। t में 2% के गैप के ऊपर तो हमारे पास x बैठे हैं, u को हम कैसे बैठा सकते हैं, यानी ये कंडीशन गलत हो जाती है। सेकंड कंडीशन देखो, z और v के बीच में कोई भी नहीं है, 0, यानी t और u के बीच में 2% का गैप होना चाहिए, ठीक है। टी और यू के बीच 2% का गैप छोड़ के नीचे यू रखना, तो यू हमको क्या रखे, सैटरडे पे आ ही नहीं सकता, तो यू तो ऊपर जाएगा फिर संडे पे, यहाँ पे यू आएगा। लास्ट कंडीशन देखो, जेड और वी के बीच में कितने परसेंट का गैप है अपने पास, ये है, हाँ, जेड और वी के बीच में 2% का गैप है, इसका मतलब टी और यू के बीच में 4% का गैप होना चाहिए। चार बनाते हैं तो 1 2 3 4, ऊपर तो प्लेस ही नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन भी गलत हो गई अपनी, ठीक है। फिर हमको पता था कि वाई जो है एक्स के ऊपर है, वाई आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, दोनों के बीच में कम से कम एक का गैप होना था, जो हमारे पास गैप है। तो सेकंड कंडीशन इस वजह से अपनी बस ये कंडीशन अपनी राइट है, ओके। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं थे। आरबी असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लास्ट के 20 दिन बचे हैं, अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो, अब आपको प्री पे जाना है, क्योंकि उसकी प्री की कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो जितना फोकस हो सके लास्ट के 20 मिनट में प्रीम्स पे किया करो। हर रोज क्लासेस होती है, उन क्लासेस को जरूर फॉलो किया करो, क्योंकि सिर्फ भागना नहीं होता पेपर में, किसी तरह से जल्दी क्वेश्चन करना है समझ के साथ, वो ही बहुत जरूरी होता है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, इन अ सर्टेन वे W इज रिलेटेड टू वेडनेसडे एंड Z इज रिलेटेड टू सैटरडे। तो W जो अपने पास वेडनेसडे से, एंड Z इज रिलेटेड टू सैटरडे, अपने से एक छोड़ के नीचे वाले से रिलेट कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि T किससे रिलेट करेगा। T भी अपने से एक छोड़ के नीचे रिलेट करेगा फ्राइडे पे, जो कि वी बैठे, यानी कि फ्राइडे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, डैश एंड डैश आर टेकिंग लिव्स ऑन एडजस्टेंट डेज ऑफ W। W के एडजस्टेंट डेज पे लिव किसने लिया, यानी W के साथ में लिव किसने ली है, U एंड Y। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज U एंड Y, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में एक अच्छी पजल मिलेगी। चार पजल मिल रही है ना, तो एक पजल उसमें आपको थोड़ी सी अच्छी मिलती है, जिसमें आप 3 मिनट 3.5 मिनट तक लगा सकते हैं। बाकी पजल आपकी 2 मिनट के आसपास खत्म होनी चाहिए, कुछ तो उससे भी नीचे के लेवल के होते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो। इस पजल को कीजिए, 3 मिनट लीजिए आप इस पजल को करने में। वीडियो को पॉज करके बनाएं खुद से, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमें क्या रखेगा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन लीनियर रो नाउ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ पर्सन है एक लीनियर रो में बैठे हैं, यानी एक लाइन में बैठे हैं, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, साउथ में कोई फेस नहीं कर रहा। कितने पर्सन है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 32 से ज्यादा पर्सन नहीं है। जितने भी होंगे 32 से कम पर्सन होंगे, 32 से ज्यादा पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या रखेगा कि एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। एम हमारे पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई है। फिर क्या रहेगा, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एल। आई और एल के बीच में 3 ही पर्सन है। आई और एल के बीच में 3 पर्सन राइट में भी हो सकते हैं, और 1 2 3 छोड़ के एल हमारे पास लेफ्ट में भी आ सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन हमको क्या रखे, एल सिट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ आई एंड पी। एल बिल्कुल आई और पी के बीच में बैठे हैं, एग्जैक्टली बीच में। एग्जैक्टली बीच में का मतलब राइट में भी उतने बंदे बैठे हैं, लेफ्ट में भी उतने ही होने चाहिए एल के। एल फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, आई और एल के बीच में 3 का गैप है,
ठीक है, तो आई और पी के बीच में भी 3 का गैप होना चाहिए, तभी एल बीच में आएगा ना हमारे पास। एल आ जाएगा 1 2 3 छोड़ के बीच में, एग्जैक्टली बीच में आ गया। सेकंड में देखो आई और एल, आई और एल के बीच में 3 का गैप है, तो पी भी आ जाएगा अपने पास 3 के गैप पे पी आ जाएगा। एल आ गया अपने पास एग्जैक्टली बीच में। फिर क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एम इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड बी। पी और एम के बीच में जितने पर्सन हैं वो 2 ज्यादा हैं जितने पर्सन हमारे पास ओ और वी के बीच में बैठे हैं। पी और एम के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो 2 ज्यादा हैं जितने पर्सन हमारे पास ओ और वी के बीच में बैठे हैं। ठीक है, पी और एम तो मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन ओ और वी में कौन राइट है कौन लेफ्ट है अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि ओ सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम पता है हमको कहाँ है, एम से फोर्थ टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास ओ, 1 2 3 छोड़ के यहाँ बैठा है अपने पास ओ। ठीक है, वो आ गया फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, एंड वी सिट टू द लेफ्ट ऑफ आई, वी जो है वो आई के लेफ्ट में बैठेगा, कितने पर्सन है नहीं पता। एक ये पता है कि जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, जी जो है वो पी से फोर्थ टू द राइट में बैठे। फर्स्ट कंडीशन में पी पता है हमको कहाँ है, उससे फोर्थ टू द राइट में अपने पास जी आ जाएगा एंड जी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर आएगा। सेकंड कंडीशन में देखो तो पी से फोर्थ टू द राइट में आ जाएगा जी, तो फोर्थ टू द राइट में देखता हूँ तो यहाँ पे तो आना चाहिए जी, लेकिन यहाँ तो एल बैठे, ये कंडीशन तो बनाया था, ये कंडीशन तो गलत होगी, इसका मतलब एक ही कंडीशन बची अपने पास फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट में ये तो होगी पूरी। एक हमको ये कह रखा था कि पी और एम के बीच में जितने पर्सन है वो 2 ज्यादा है ओ और वी के बीच में जितने पर्सन है। पी और एम के बीच में काउंट करो कितने पर्सन है, देखो 2 4 6 8 और 2 10, 10 पर्सन है, यानी ओ और वी के बीच में हमको 8 पर्सन चाहिए। राइट में लेफ्ट में कहाँ में आएंगे, देखो 8 पर्सन अगर मैं छोड़ के राइट में बनाता हूं तो वी हमारा आई के भी राइट में चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 4 6 और 8 छोड़ के वी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर करते हैं तो वी है आई के राइट में आ जाएगा, लेकिन हमको क्या रखे वी जो है आई के लेफ्ट में, इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमको 8 पर्सन छोड़ने हैं, 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा वी, ये पजल अपनी यहाँ खत्म होती है, ये अपने पास राइट आंसर है। गॉट इट, जितना कम हो सके उतना कम लिखो, जो चीज आपको लगता है कि मजबूरी में लिखनी पड़ेगी बाद में काम आएगी सिर्फ उतना ही लिखो गजल को, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल होती है आरबी, ये आरबी असिस्टेंट की प्रीलिम्स की बदल, चाहे किसी भी प्रीलिम्स की बदल हो, आईपीएस पीओ हो एसबीआई पीओ हो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती, सिर्फ उसको आपने माइंडली डिफिकल्ट बना रखें, बहुत इजी पजल्स होती हैं ये, बस लिखना सही से और लॉजिक के साथ सोचते रहना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करना। थैंक यू।